चलिए तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के सारे मोस्ट VVI क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन रहता है हमारा। फैराडे का नियम, इस नियम के अनुकूल किसी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार, फैराडे का प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जो है किसी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। माना कि इलेक्ट्रॉन से मुक्त पदार्थ की मात्रा m है। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन से मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या है? m है। और प्रवाहित धारा की मात्रा अगर q हो, इलेक्ट्रॉन से मुक्त पदार्थ की मात्रा m हो और प्रवाहित धारा की मात्रा क्या हो? q हो, तो फैराडे के नियम से क्या होता है? m समानुपाती q होता है। और में m इजकल टू जेड क्यू होता है, m इजकल टू जेड होता है। जहाँ जेड को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोला जाता है। और I को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। और T को क्या बोला जाता है? समय बोला जाता है। समझ गए? क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के धातु का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि। अगर माना कि कोई अभिक्रिया का वेग अगर दिया है, वेग बराबर अगर दिया हुआ है, यहाँ पर मानते हैं KA² प्लस B0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर अभिक्रिया कोटि पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पावर जितना रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे। 2 + 0 इजकल टू कितना हो जाएगा? 2। तो अभिक्रिया की कोटि कितने हो गई? यहाँ पर 2 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर इस प्रकार से भी बना सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में अभिकारकों के धातु का योग, अभिकारकों का जो धातु का योग रहेगा, यानी जितना उसका पावर रहेगा उसका योग कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी वो। समझ गए? चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर RNA एवं DNA में अंतर स्पष्ट करें। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यह पूछा ही जाता है एग्जाम में। RNA एवं DNA में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहले लिखेंगे यहाँ पर RNA एवं DNA में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद यहाँ पर कॉलम A कॉलम B लिख करके इस प्रकार से 2 भागों में इस टाइप के क्वेश्चन में बांट देंगे। पहला पॉइंट, यह एक कुंडलित संरचना होती है। यह एक क्या होता है? कुंडलित होता है। यह द्विकुंडलित होता है। RNA जो है एक कुंडलित होता है और DNA द्विकुंडलित होती है। उसके बाद RNA कोशिका द्रव में पाया जाता है। RNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। और DNA अणुसूत्रों में पाया जाता है। RNA कोशिका द्रव में पाया जाता है, DNA अणुसूत्रों में पाया जाता है। RNA यह आनुवांशिकी पदार्थ में नहीं होता। यह आनुवांशिकी पदार्थ में नहीं होता, यह आनुवांशिकी पदार्थ में होता है। फिर से देखते हैं, RNA एक कुंडलित संरचना होती है और DNA द्विकुंडलित संरचना होती है। RNA कोशिका द्रव में पाया जाता है, DNA कोशिका द्रव में अणुसूत्रों में पाया जाता है, DNA अणुसूत्रों में पाया जाता है। RNA आनुवांशिकी पदार्थ नहीं होता RNA में, और DNA में आनुवांशिकी पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। समझ गए? क्वथनांक उन्नयन से क्या समझते हैं? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इसको हम बोलेंगे डेल्टा टीवी। क्वथनांक का उन्नयन बराबर डेल्टा टीवी बराबर T2 - T1 होता है, जहां T2 को घोल का क्वथनांक कहा जाता है और T1 शुद्ध घोल का क्वथनांक होता है। तो याद रहेगा ये सूत्र आपका, डेल्टा टीवी बराबर T2 - T1, जहां पर T2 आपका घोल का क्वथनांक है और T1 क्या है? शुद्ध घोल का क्वथनांक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा 5 नंबर, HIHF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों? या इसी क्वेश्चन को इस टाइप में भी पूछा गया है, HF HI से दुर्बल अम्ल है क्यों? तो दोनों का आंसर सेम है, लास्ट की स्थिति सिर्फ अलग हो जाएगी। HI की अम्लीयता शक्ति HF से अधिक होती है। HI की जो अम्लीयता शक्ति होती है, अम्ल उसमें जो पाई जाती है, वह HF से क्या होती है? अधिक पाई जाती है। ठीक है, अधिक होती है क्योंकि HI के बंधन लंबाई, क्योंकि HI का बंधन लंबाई जो है HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। समझ में आया क्यों होती है? HI की अम्लीयता शक्ति HF से अधिक होती है।
क्योंकि HI के बंधन लंबाई HF की बंधन लंबाई से अधिक होता है, अतः HI HF से अधिक शक्तिशाली है, या इसी को लिख सकते हैं HF HI से दुर्बल अम्ल है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों? संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? ध्यान दीजिए, संक्रमण तत्व रंगीन तत्व के डी कक्षा में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी कक्षा में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है। डी कक्षा में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है, अतः इसी कारण से डी संक्रमण के कारण रंगीन यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिनो अम्ल क्या है? एमिनो अम्ल क्या है? वे अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं। याद रहेगा, जिनमें क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह, कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक सेल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5, 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग जरूर। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं, प्राथमिक सेल जो होते हैं ऐसे सेल होते हैं जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जैसे टर्चर में जो बैटरी लगाया जाता है उसका उपयोग हम एक बार कर लेते, दोबारा उसका कर पाते हैं? दोबारा उसको चार्ज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो वही हुआ रेडॉक्स अभिक्रिया, केवल एक ही बार उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया किया जाता है, इसीलिए हम एक ही बार उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका चार्ज दोबारा नहीं किया जा सकता है। समझ गए। चार्ज मतलब आवेशित, आवेशित दोबारा नहीं कर सकते। सभी लोग क्या इंग्लिश में बोलेंगे कि चार्ज नहीं होता है, वो इंग्लिश शब्द हुआ चार्ज, हिंदी किसी को ध्यान नहीं रहता। आवेशित हिंदी में उसको बोलते हैं आवेशित, उसे नहीं किया जा सकता और उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? फिर से देखते हैं, प्राथमिक सेल ऐसे सेल हैं जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, अतः उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल कहलाता है, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रासरण एवं विसरण में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले लिख लेंगे प्रासरण एवं विसरण में मुख्य अंतर निम्नलिखित है, कॉलम ए और बी बना लेंगे। प्रासरण और विसरण लिख के, प्रासरण क्या है? प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, प्रासरण की क्रिया को रोक सकते हैं, लेकिन विसरण की क्रिया को नहीं रोका जा सकता है। प्रासरण केवल विलायक में होता है, प्रासरण की क्रिया जो होती है केवल किस में होता है? विलायक में ही होता है, लेकिन विसरण की क्रिया केवल विलयन में होता है। विलयन मतलब क्या? विलयन मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो विलयन हम बोलेंगे किसको? विलय और विलायक, ठीक है, विलय और विलायक दोनों, यानी विसरण की क्रिया विलय और विलायक दोनों में होता है, उसको हम विलयन बोलेंगे। तो प्रासरण केवल विलायक में होता है, विसरण केवल विलयन में होता है। प्रासरण की क्रिया अर्धपारगम झिल्ली से होती है, प्रासरण की क्रिया जो होती है अर्धपारगम झिल्ली, पता होगा सबको। चलिए, विसरण की क्रिया में अर्धपारगम की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, विसरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? एक जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। समझ गए। फिर से एक बार देखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। आरएनए तथा डीएनए मुख्य न्यूक्लियोड अम्ल है। आरएनए और डीएनए जो है मुख्य है न्यूक्लिक अम्ल, मुख्य न्यूक्लिक होगा यहाँ पर, न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए और डीएनए मुख्य न्यूक्लिक अम्ल है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान से देखिएगा इधर। तो यह क्या, आदर्श विलयन क्या होता है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन मतलब डेल्टा HMIX बराबर 0। समझ गए।
तो ये होता है, जबकि एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य इसमें नहीं होता। अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता, अर्थात डेल्टा एच यहाँ पर हो जाएगा MIX इक्वल टू नॉट शून्य, 0। समझ गए। इसमें आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है। इसमें जो है आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान क्या होता है, शून्य होता है, डेल्टा भी MIX इक्वल टू 0। लेकिन अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, डेल्टा भी MIX इक्वल टू नॉट 0। समझ गए। तो अब मैं यहाँ पर, आप लोगों ने यहाँ पर 11 क्वेश्चन देखा, मुख्य मैंने VVI क्वेश्चन बताया जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, समझ गए। अब कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा अभी, उसको कर लीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको बना करके भेज सकता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आगे आपका बैच में 11 और 12 का देने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सारा वीडियो इस पर डालता रहूँगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। तो लिखिएगा, क्वेश्चन है पहला आपका, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा, स्कॉटकी दोष फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। शॉटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। समझ गए। अगला क्वेश्चन होगा आपका, मोललता एवं मोलरता क्या है, यह अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? कोई भी अभिक्रिया है तो अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होगा? अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव है, ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन लास्ट लिखा रहे हैं आपको, एकलक तथा संरचना लिखना है। अभी हम कुछ दे रहे हैं नीचे, इसका एकलक तथा इसका संरचना लिख करके आना है। हम अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। इसको लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझ गए। बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और एग्ज़ाम तक में आपको, तो एग्ज़ाम के दिन भी आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देंगे, जो कि निश्चित रूप से आएंगे। और उस दिन संभावित क्वेश्चन हमें आती है निश्चित रूप से, तो वो आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पॉलीथीन, ठीक है, पॉलिस्टर, समझ गए। तो PVC, नाइलॉन 66, पॉलीथीन और पॉलिस्टर, इसका क्या करना है? एकलक तथा संरचना दोनों चीज इसका लिख करके लाना है। लास्ट क्वेश्चन एक और मैं डाल देता हूं यहाँ पर, ये तो याद ही होगा आप लोग को, भर्जन एवं निष्पादन क्या है? ये दोनों क्वेश्चन को, ये कुछ क्वेश्चन को आप हल जरूर कीजिएगा, और कैसा लगे कमेंट में हमें बताइएगा। और जो क्वेश्चन की जरूरत हो, जिस विषय पर जरूरत हो, जिस टॉपिक की जरूरत हो, कमेंट में बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको वो भी तैयारी करके डाल सकूं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।